नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। कुशलगढ़ में शोक की लहर। आरएसएस प्रचारक सुरेंद्र सिंह तंवर का निधन। नवरात्रि के अवसर पर मातृ शक्ति का सम्मान, 40 महिलाओं को किया गया सम्मानित। 7 महाद्वीपों पर तिरंगा लहराने की ओर बढ़े राकेश बिश्नोई। सागवाड़ा के पर्वतारोही की एवरेस्ट फतह करने की है मंशा। बच्ची दाल के गर्म पानी में गिरने से झुलसी, महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार जारी। सब्जी की कढ़ाई में गिरने से बच्चा झुलसा, बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र का है मामला। रघुनाथ मंदिर बांसवाड़ा में गूंजे श्री राम के जयकारे। 1100 साल पुराने मंदिर में चल रहा है 9 दिवसीय रामायण पाठ। बहन को छोड़ने आए साले ने जीजा को पीटा, गंभीर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। अनियंत्रित बाइक खाई में जा गिरी, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर लक्षराज सिंह मेवाड़ को कुलगुरु ने गद्दी पर बिठाया। मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच हुई रस्म। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर एक बार फिर आमने सामने हुए बांसवाड़ा और उदयपुर के सांसद। पहले भी दोनों एक दूसरे से कर चुके हैं बहस। छोटी सादड़ी में अफीम का तोल शुरू। पहले दिन 160 किसानों की अफीम तोली गई। श्रीमद् भागवत कथा में बह रही भक्ति की सरिता। कालिका माता क्षेत्र के ठाकुरद्वारा मंदिर में हो रहा आयोजन। बांसवाड़ा में अवैध खनन पर होगी सख्त कार्रवाई। जिला प्रशासन ने अवैध खनन रोकने के लिए बनाई रणनीति। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में की पूजा अर्चना। चुनाव से पहले मां से जीत की कामना की थी। नए वक्फ संशोधन कानून से आदिवासियों की जमीन सुरक्षित। डूंगरपुर में वक्फ के कब्जे वाली 7 जमीनें मुक्त होंगी। कालीबाई भील स्कूटी योजना में देरी से नाराज बेटियां। 2022-23 की 1000 चयनित छात्राओं ने फिर दिया धरना। मंदिर और पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा। माड़ा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मछली पकड़ने के दौरान हुआ टोटा ब्लास्ट। गटूलाल के हाथ फटे, गंभीर हालत में उदयपुर रेफर। बनियान में छिपाकर ले जा रहे थे अफीम। सागवाड़ा पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज के मुख्य खबरें विस्तार से। कुशलगढ़ निवासी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक सुरेंद्र सिंह तंवर का उदयपुर के पैसिफिक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। सुबह उनके निधन का समाचार मिलते ही कुशलगढ़ नगर और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। सुरेंद्र सिंह तंवर राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व में क्षेत्र के संगठन मंत्री रहे। इसके साथ ही वे हिंदू जागरण मंच से भी जुड़े रहे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उदयपुर के संघ कार्यालय में रखा गया था। उसके बाद उनका शव कुशलगढ़ के लिए रवाना हुआ, जहां शाम को उनकी शव यात्रा निकाली गई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उदयपुर संभाग के कई पदाधिकारी, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के संघ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। शव यात्रा में उदयपुर मावली के विधायक धर्मनारायण जोशी, बांसवाड़ा के आरएसएस पदाधिकारी रामस्वरूप महाराज, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, हकरू मैड़ा, पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, प्रधान कानहिंग रावत, भाजपा के वरिष्ठ नेता करणी सिंह राठौड़, संघ के खंड प्रचारक कैलाश राव, मधुसूदन व्यास, भरत कुमावत सहित तंवर परिवार के आनंद सिंह तंवर, प्रेम सिंह तंवर, अर्जुन सिंह तंवर, जगदीश तंवर, प्रशांत तंवर और नितेश तंवर मौजूद रहे। उनकी चिता को आर्य समाज के वैदिक मंत्रों के साथ अंत्येष्टि दी गई। शव यात्रा में गोरक्षा समिति, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य, व्यापारी और जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। नवरात्रि के पावन अवसर पर कृष्ण सेवा संस्थान की ओर से वरिष्ठ माताओं और मातृशक्ति का सम्मान किया गया।
अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि संस्था की ओर से नवरात्रि के मौके पर शिव शिवालय मंडल हाउसिंग बोर्ड की 40 महिलाओं को दुपट्टा और मां त्रिपुरा सुंदरी की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था की दीप्ति श्रीवास्तव, भारती शर्मा और नैना जैन भी उपस्थित रही। सभी ने मिलकर शिव शिवालय मंडल की पदाधिकारी राजेश्वरी चौधरी, सावित्री शर्मा, कल्पना जोशी, अंजना उपाध्याय सहित समस्त मातृशक्ति का दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया। नवरात्रि के इस पर्व पर जहां माता की आराधना की गई, वहीं मातृशक्ति का स्वागत और सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों की मातृशक्ति ने हिस्सा लिया और भजन कीर्तन के साथ माता का जगराता आयोजित किया। सागवाड़ा निवासी पर्वतारोही राकेश बिश्नोई ने आज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए रवानगी ली। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने उन्हें तिरंगा थमाकर शुभकामनाएं दी। शहरवासियों ने भी मुंह मीठा कराकर उनके मिशन की सफलता की दुआएं की। राकेश का सपना दुनिया के 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर भारत का झंडा फहराना है और पूरा डूंगरपुर जिला उनके साथ है। मूलतः बीकानेर के रहने वाले राकेश बिश्नोई सागवाड़ा में मिनरल वाटर का व्यवसाय करते हैं। उनका लक्ष्य योग और आयुर्वेद की शक्ति से विश्व की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराना है। इस मिशन के लिए उन्होंने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से बेसिक, एडवांस और सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स पूरे किए हैं। अब तक राकेश ने देश विदेश की 40 से अधिक चोटियों पर तिरंगा लहराकर कई रिकॉर्ड बनाए हैं। 2023 में वे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर बिना गाइड के चढ़ने वाले पहले भारतीय बने। इसके अलावा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर 510 फीट के विशाल तिरंगे का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड भी उनके नाम है। अब उनकी नजर एवरेस्ट और माउंट ल्योत्से पर है, जहां वे सबसे कम समय में 8000 मीटर से ऊंची चोटियों पर झंडा फहराने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। इससे पहले जनवरी 2025 में उन्होंने -40 सेंटीग्रेड तापमान में लद्दाख के माउंट यूटी कांगड़ी और माउंट ओंजोंग को फतह किया था। बांसवाड़ा जिले के लोहाड़िया थाना क्षेत्र के पालोदा गांव में एक बच्ची घर पर खेलते समय गर्म दाल के पानी में गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों के अनुसार मासूम मिस्टी घर पर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान वह भागते हुए गर्म दाल के पानी पर जा गिरी, जिससे उसके शरीर के कुछ हिस्से बुरी तरह झुलस गए। घटना के बाद उसे तुरंत स्थानीय गनोड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। बुधवार शाम करीब 5 बजे मिस्टी को एमजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी जांच के बाद उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर लिया। फिलहाल उसका इलाज जारी है और उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है। मिष्टी। और इसके पापा का नाम रणछोड़। कहाँ के रहने वाले? गांव पालोदा। क्या हुआ इसको, कैसे जली बच्ची? ये गांव खेतरा में की तो हाँ, डालो पानी में तो माते दाल का पानी। ठीक है। ये बैठी थी तो जल गई है, उठवा गई। हाँ, उठवा गई, जल गई। मुंगौर में गई इतनी स्वार थी, उठते ही उस पे गिर गई है? हैं? क्या उतारने गई थी पानी? ना, कोई पानी उतारने के लिए नहीं गई। ये खुद ही गिर गई इस पे? खुद गिर गई, खेलते। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना अंतर्गत भोमपाड़ा गांव में बुधवार दोपहर एक मासूम बच्चा सब्जी की कढ़ाई में जा गिरा। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसे गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि पुरुषोत्तम पुत्र हरीश निवासी भोमपाड़ा अपने घर में खेल रहा था। उसकी मां रसोई में खाना बना रही थी। इसी दौरान खेलते खेलते वह रसोई में पहुंच गया और दौड़ते हुए सब्जी की कढ़ाई में गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिवार के लोग उसे लेकर तुरंत घाटोल स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में एमजी अस्पताल बांसवाड़ा के लिए रेफर कर दिया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर लिया है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बच्चे का पुरुषोत्तम। और तेरा? हरीश। कौन से गांव का है? भोमपाड़ा। थाना कौन सा लगता है? घाटोल। क्या हुआ बच्चे को? कैसे जला? सब्जी में पड़ गई। सब्जी में गिर गई। जहाँ में कोई था नहीं घर पे? कोई था। ये क्या कर रही थी? ये तो रोटी बना रही थी। तो पास में थी नहीं वो? सब्जी दूर पड़ी थी। हाँ। बांसवाड़ा शहर के पिपली चौक क्षेत्र में स्थित श्री रघुनाथ मंदिर में रामनवमी के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है।
1100 साल पुराने इस मंदिर में हर साल चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से 9 दिवसीय रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू होता है, जो रामनवमी तक चलता है। रामनवमी पर मंदिर में भव्य उत्सव मनाया जाता है और दोपहर 12 बजे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की आरती होती है। अनुष्ठान के तहत बुधवार को रामायण पाठ के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के वनवास प्रसंग की झांकी सजाई गई। उनके मनोहारी रूप को देखने के लिए दर्शनार्थियों की कतारें लगी रही। मंदिर के पुजारी पंडित जयंतीलाल जोशी और विपुल जोशी ने बताया कि यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। प्रतिदिन मंदिर में अलग अलग भगवान की झांकी सजाई जाती है और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। रामचरितमानस के पाठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान राम का गुणगान कर रहे हैं। वहीं रामनवमी के उत्सव को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। रखा गया है। ये क्या एकम प्रतिपदा से नवारण पारण होता है और बीच में आ जाए भगवान श्री राम जी का वनवास का चरित्र है। उसमें राम, लक्ष्मण, सीता जी का वनवास का स्वरूप धारण करके उसका श्रृंगार आज किया गया है। जी आपका नाम? पंडित जयंतीलाल जी जोशी और विपुल जोशी के द्वारा। जी ये रोजाना ये इस तरीके से अलग अलग रूप धारण कर रहा है। रोजाना अलग अलग, जैसे रामायण में आता है उसी हिसाब से उसका रोज श्रृंगार राम जी का हो रहा है। ये वनवास का जो रूप धारण कराया गया आज, ये कितने दिन तक चलेगा? ये 2 दिन चलेगा। बांसवाड़ा जिले के डुंगरियापाड़ा गांव में एक जीजा और साले के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में घायल जीजा को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। घायल के परिजनों ने बताया कि डुंगरियापाड़ा निवासी राजेंद्र पुत्र प्रभुलाल की पत्नी उसके मायके में थी। कई बार कहने के बाद उसका साला पत्नी को ससुराल छोड़ने आया था और बिना किसी बात के झगड़ा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में झगड़ा मारपीट में बदल गया और साले ने जीजा के सिर पर लोहे के सरिये से वार कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से एमजी अस्पताल पहुंचाया गया। देर रात प्राथमिक उपचार के बाद राजेंद्र को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। राजेंद्र। हैं? राजेंद्र। राजेंद्र, पिता का नाम? प्रभु। प्रभु कौन से गांव का रहने वाला है? डुंगरियापाड़ा। डुंगरियापाड़ा। कहाँ था डुंगरियापाड़ा? गणाऊ से। गणाऊ। और मारपीट कहाँ हुई है? घर पे। घर पे ही हुई है। जी। किसने मारा है? साले ने मारा। साले ने मारा। क्यों? वो पता नहीं है कि मेरे बीन के उसकी बीन के लेके आया था। हाँ। तो वो लेके वापस जा रहा था तो मैंने कहा कि मत ले जाओ। अच्छा, तेरी पत्नी को लेके आया था? जी। फिर? वापस जा रहा था अच्छा, तो मैंने मना किया तो उसने मार दिया। क्या मारा तेरे सर पे? पता नहीं सर, मेरे को सीधा ये मारा है। कोई लोहे का सरिया था कि कोई लठ था, क्या था? लोहे का सरिया था सर। लोहे का सरिया था। देखा था तूने? देखा तो नहीं था, लेकिन उसके हाथ में मिट्टी थी, वो ही मारा। अच्छा, जी। लोहे का सरिया और लोहे का सरिया मारा। जी थाना सदर पड़ता? बिल्कुल सर। लड़कों का? परमेश्वर और अज्जू। परमेश्वर के पिता का नाम? फूलशंकर। फूलशंकर। रामलाल। रामलाल। और वो दूसरा लड़का उसका फुलिया। नाम क्या उसका? अर्जुन। अर्जुन, पिता फुलिया। फुलिया। कहाँ के रहने वाले ये? नेग्रेड। नेगरेट के। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? खेरवा। कैसे हुआ है? सामने कोई नहीं था, ऐसे रोड से खाई में उतर गए? हाँ। बाइक लेके? हाँ, बाइक। खेरवा गांव में। खेरवा गाँव। कहाँ जा रहे थे ये? बारात? बारात। कौन से गांव जा रहे थे बारात में? वहाँ डागर। दागल जा रहे थे। हाँ। नेगरेट से? हाँ। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना अंतर्गत खेरवा गांव में बुधवार देर रात एक बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक बाइक पर एक शादी समारोह में जा रहे थे। दोनों घायलों को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार नेगरेड गांव निवासी परमेश्वर पुत्र रामलाल अपने मित्र अर्जुन पुत्र फुलिया के साथ बुधवार रात एक शादी समारोह में जाने के लिए घर से निकला था। रास्ते में खेरवा गांव के पास करीब 10:30 बजे उनकी बाइक अनियंत्रित होकर एक खाई में जा गिरी। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें वहां से निकाला और उनके परिजनों को सूचना दी। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से दोनों को घाटोल स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद देर रात दोनों को एमजी अस्पताल लाया गया।
यहाँ चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को भर्ती कर लिया है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में घायल परमेश्वर की हालत तो स्थिर है, वहीं अर्जुन को गंभीर हालत में उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ को कुलगुरु डॉक्टर वागीश कुमार गोस्वामी ने बुधवार को गद्दी पर बिठाया। मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच यह रस्म निभाई गई। इसके बाद लक्षराज सिंह मेवाड़ ने अपने कुलगुरु समेत तमाम संत महात्माओं का आशीर्वाद लिया। गद्दी की पूजा अर्चना कर विराजमान होने के बाद लक्षराज सिंह ने श्री एकलिंग नाथ जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद धूनी दर्शन किए। शाम को एकलिंग जी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। शाम को भगवान जगदीश मंदिर के दर्शन के बाद यह रस्म पूरी हुई। मेवाड़ में राज तिलक या फिर गद्दी पर विराजने की रस्म के साथ ही अश्व पूजन की परंपरा भी दशकों से निभाई जाती आ रही है। इसके पीछे मान्यता है कि अश्व को स्वामी भक्ति का प्रतीक माना जाता है। युद्ध के समय अश्व भी अपने राजा को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, जिसने हल्दी घाटी युद्ध में घायल होकर भी महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकाला था। इसलिए मेवाड़ का पूर्व राज परिवार विशेषकर राज तिलक या गद्दी विराजने के अलावा विशेष त्योहारों पर भी अश्व पूजन करता है। इसी राजशाही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने पिता के निधन के बाद लक्षराज सिंह मेवाड़ ने अश्व पूजन किया। घोड़ा मेवाड़ पूर्व राज परिवार का ही होता है। पूर्व राज परिवार की अश्वशाला सिटी पैलेस और शिकारवाड़ी में है। महाराणा करण सिंह ने 1620 से 1628 ईस्वी में घोड़ों का अस्तबल बनाया था। हालांकि मेवाड़ के पूर्व राज परिवार में अस्तबल की परंपरा 1500 साल से भी पुरानी है। इससे पहले सिटी पैलेस परिसर में सुबह करीब 9:30 बजे हवन पूजन शुरू हुआ था। ओडिशा के डिप्टी सीएम और लक्षराज सिंह मेवाड़ के ससुर कनकवर्धन सिंह, जाने माने कवि और एक्टर शैलेश नोड़ा सहित तमाम लोग उदयपुर सिटी पैलेस पहुंचे थे। कार्यक्रम इतने भव्य समारोह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। थोड़ा सा आगे बता जाए। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव ने यहाँ पधार कर परंपरा का जो है वो निर्वाह किया। मैं जो है उनके चरणों के अंदर पुनः जो है वो वंदन करता हूँ। मुझे योग्य समझा, मुझे ये आशीष और आशीर्वाद दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके मन में, दिल में जो मेरे प्रति जो सोच है उसके ऊपर मैं एकलिंग नाथ की कृपा से, द्वारकाधीश की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन 2025 को लेकर एक बार फिर उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया है। लोकसभा में अधिनियम के बिल के पेश होने से पूर्व उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी समाज को सशक्त करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम बिल लाया जा रहा है। वहीं आदिवासी समाज की रहनुमाई का दावा करने वाले सांसद राजकुमार रोत इसके विरोध में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो यह दिखाता है कि यह आदिवासियों के संघर्ष के नाम पर केवल आदिवासी समाज के लोगों को गुमराह करते नजर आ रहे हैं। मन्नालाल रावत ने कहा कि जब केंद्र सरकार आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज के हित के लिए यह बिल ला रहा है, तो बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत द्वारा इसका विरोध करने का क्या तर्क है। वहीं बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम बिल 2025 पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा धर्म के नाम पर लोगों में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बाहरी ताकतों से जितना डर नहीं है, उतना डर आंतरिक ताकतों से हो रहा है और मुस्लिम समाज से उनके हक को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल का दिन काला दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि देश में हालात यह हो गए हैं कि जब कोई धार्मिक त्योहार आते हैं तो दूसरे धर्म के लोगों को बचाने के लिए उनके घरों में बंद होना पड़ता है और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ता है। इन सभी मुद्दों को देखते हुए भारत आदिवासी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया है। गौरतलब है कि बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत हर मुद्दे पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर वार करते आ रहे हैं, जिसकी राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। कुछ दिन पूर्व भी सांसद राजकुमार रोत ने मन्नालाल रावत के आदिवासी समाज का होने पर भी शक जाहिर करते हुए जांच की मांग की थी।
अब ये विवाद कितना आगे बढ़ता है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो अभी राजनीति पूरी तरह से गर्म है। वक्फ बिल को लेकर जो माहौल बन रहा है उस माहौल को देखते हुए अब आगे बांसवाड़ा में क्या स्थिति होगी यह भी देखना होगा। लोकसभा से बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में आज पेश किया जाएगा। अगर राज्यसभा से भी यह बिल पास होता है तो फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून में बदल जाएगा। अब इस बिल के आने के बाद में और बिल के कानून बन जाने के बाद में मुस्लिमों के जीवन में कितना परिवर्तन आता है ये तो आने वाला समय बताएगा। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज संसद में वक्फ बिल आ रहा है और वक्फ का जो संशोधन है वो ये बताता है कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत प्रणाम, अमित शाह जी का बहुत बहुत प्रणाम और माननीय किरण रिजिजू का बहुत बहुत प्रणाम, जिन्होंने बहुत मेहनत की है आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों के लिए। इसके साथ ही साथ अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को, वहाँ के जितने भी निवासी उन सभी को लाभ मिलेगा। लेकिन देखना यह है, मजेदार बात क्या है कि इस बिल का विरोध कौन करता है। मुझे यह बताया गया कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से आने वाला सांसद राजकुमार रौत इसका विरोध करने वाला है। आज देखिए, आदिवासियों के हित के लिए भाजपा की सरकार तो बिल ला रही है, उनको ताकत देने के लिए ला रही है और ये राजकुमार रौत इसका विरोध करने वाले हैं। आज सभी ध्यान रखिए, बारीकी से देखिए कि राजकुमार रौत, भारतीय आदिवासी पार्टी और ये जो एवेंजिकल इकोसिस्टम है वो क्या करने वाला है। आप सभी को राम राम, जय गुरु महाराज, नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इस वक्फ बिल पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया। मैं और मेरी पार्टी इस जो बिल लाया गया है उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल का इतिहास आने वाले समय में उस हिसाब से पढ़ा जाएगा। मैं पिछले 2018 की बात कहूंगा। 2 अप्रैल के दिन इस देश के अंदर ST/SC कानून, ST/SC एक्ट को लेके जो छेड़छाड़ी है उसको कमजोर करने की जो काम किया गया था और 2 अप्रैल के दिन पूरे देश के अंदर ST/SC ने आंदोलन किया था। उन जो शहीद हुए थे उस दौरान उन लोगों को भी मैं याद करना चाहूंगा। आज वही 2 अप्रैल के दिन तो आने वाले समय में ST/SC मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए यह काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। हमारा देश को विश्व में अनेक विविधताओं के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज उसी भारत देश में वक्फ बिल, औरंगजेब, हिजाब, मंदिर मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद करके नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जिससे देश को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। एक वक्त हुआ करता था हमारे देश के अंदर, जब मुस्लिम धर्म के त्योहार आते थे तो हिंदू धर्म सहित अन्य धर्म के लोग खुशियां मनाते थे सब मिलके। एक तरफ जब हिंदू धर्म के त्योहार आते थे तो मुस्लिम खुशियां मनाते था और मुस्लिम धर्म के त्योहार आते थे तो हिंदू धर्म के लोग ये खुशियां मनाते थे सब मिलके करेंगे। लेकिन आज वो दौर आ गया है कि घर के अंदर आइसोलेट करने की बात होती है, पुलिस जाब्ता लगाना पड़ता है, एक धर्म से एक दूसरे धर्म की रक्षा करने के लिए माहौल बनाया गया है। इस तरह का जो माहौल है हमारे देश के लिए घातक रहेगा। जब मुस्लिम आज देश के अंदर देखा गया है कि भारत देश का अगर गौरवशाली इतिहास, जब मुस्लिम की बात आती है, हम धर्म में क्यों बांट रहे हैं? इस इतिहास के अंदर मुस्लिम धर्म का भी बहुत सारा योगदान रहा है। मैं 2 उदाहरण बताना चाहूंगा। खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ हसन खान मेवाती लड़े थे और उस युद्ध, खानवा के युद्ध में 12,000 मुस्लिम मारे गए थे। मैं उस धरती से आता हूं। महाराणा प्रताप की जो धरती है उसके सेनापति थे हकीम खां सूरी, दूसरे सेनापति थे राणा पूजा भील जो आदिवासी समुदाय से आते थे। और उस दौरान देखा गया है कि हकीम खां सूरी और राणा पूजा महाराणा प्रताप के साथ जब खड़े थे तो महाराणा प्रताप के सगे भाई शक्ति सिंह और जगमाल अकबर के साथ खड़े रहे थे। वो दौर हुआ करता था। आज मैं बताना चाहूंगा कि देश का इतिहास उठा के देख लो, किसी भी पन्ने में बाहरी आक्रमणकारी से हर वो युद्ध हम लड़े हैं और जीते हैं जब हम धर्म में बट के नहीं, एक साथ मिलकर लड़े हैं। और हर वो युद्ध हम हारे हैं जिस वक्त हम धर्म में बट गए हैं तो उस दौरान वो युद्ध हारे। इतिहास के हर पन्ने में देखा जाए कि जब धर्म में नहीं बटे हैं, हम एकजुट के लड़े हैं तो बाहरी आक्रमणकारी को हमने भगाया है, लेकिन धर्म में बट गए जहां तो बाहरी आक्रमणकारी को नहीं भगा पाए। यही भविष्य में होगा। भविष्य में हमें विदेशी ताकतों से खतरा नहीं है। हमारे ही देश के अंदर हम लोग आपस में टकराव, आपस में नफरत पैदा हो जाएगी, दिक्कत करेगी। अंत में 1 मिनट में मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा। वक्फ बिल किसी व्यक्ति द्वारा जिसका कोई वारिस नहीं हुआ करता था, वो दान दिया करता था समुदाय की भलाई के लिए। जो संपत्ति मुस्लिम समुदाय के धार्मिक सामाजिक कल्याण के लिए होती थी, आज आप सुनकर उसको व्यावसायीकरण किया जा रहा है। आज मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, कल आदिवासी, दलित, ईसाई, गरीब, हिंदू को भी धार्मिक उनकी
धार्मिक जो संपत्तियां हैं उनको हड़पने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा की सरकार जब झारखंड में सरकार थी, आपने वक्फ की तर्ज पे ही आदिवासी दलितों के जो पूजा स्थल थे उनकी जमीन को लैंड बैंक के रूप में उपयोग करने का जो काम किया था और आदिवासी समुदाय ने इसका विरोध किया था। वक्फ बिल में आप 2 गैर मुस्लिम समुदाय, 2 महिला अध्यक्ष कलेक्टर को बनाया जा रहा है। अच्छी बात है, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश के अंदर कई ऐसे हादसे आए हैं जहां हिंदुओं के मंदिर में महिलाओं को प्रवेश से भी वंचित किया जा रहा है। आज ऐसी तो आप मुस्लिम महिला छोटी सादड़ी शहर के तहसील रोड स्थित दयानंद वाटिका में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम के तोल कार्य की शुरुआत कर दी गई है। पहले दिन 160 किसानों की अफीम का तोल किया गया। जिला अफीम अधिकारी आशीष भटनागर ने बताया कि पहले दिन 7 गांवों के 160 किसानों की अफीम की तोल की गई। इस दौरान तोल केंद्र पर पारदर्शिता और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तोल केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा सके। साथ ही पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया है। जिला अफीम अधिकारी ने बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तोल केंद्र पर छाया, ठंडे पानी, पंखे और कूलर जैसी सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। अफीम तोल की यह प्रक्रिया 11 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें किसानों की उपज का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वजन किया जाएगा। बांसवाड़ा शहर के कालिका माता क्षेत्र में स्थित ठाकुरद्वारा मंदिर में इन दिनों श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं व्यासपीठ से कथावाचक ईशिका गहलोत श्रीमद् भागवत का पारायण कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त है, जिसे सब ज्ञात है और जो सत्य का स्वरूप है, वही भगवान है और उसी को सभी प्रणाम करते हैं। उन्होंने विभिन्न श्लोकों के माध्यम से धर्म, सत्य आदि के बारे में विस्तार से बताया। कथा प्रारंभ में सनकादिक ऋषियों द्वारा सुत जी से पूछे गए प्रश्नों के संबंध में विस्तार से व्याख्या की। उन्होंने कहा कि भगवान की निष्काम भक्ति करने वाले व्यक्ति को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। भक्ति का आडंबर करने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते। उन्होंने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हुए कथा के बारे में बताया। कथा के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। कई प्रसंगों की व्याख्या पर लोगों ने जयकारे भी लगाए। कथा प्रारंभ होने से पूर्व विजय सिंह और रेखा राठौड़ ने व्यासपीठ का सम्मान किया। कथा में गहलोत परिवार के नैना, मंजू, विष्णु पंडित सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इसके तहत खनन, परिवहन, पुलिस और वन विभाग मिलकर संयुक्त अभियान चलाएंगे। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला सहित खनन, परिवहन और वन विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और संबंधित विभागों के समन्वय से एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी ढंग से कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने थाना अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध खनन के मामलों में तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए। साथ ही मौके पर पकड़े गए लोगों के अलावा उनसे जुड़े अन्य शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की जाए। आज की जो वीसी रखी गई है इलीगल माइनिंग के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाया जाना है, उसके संबंध में रखी थी। एसपी साहब, डीएफओ साहब, माइनिंग इंजीनियर, डीटीओ साहब, साथ में फील्ड में एसडीएम, डिप्टी एसपी, एसएचओ, तहसीलदार सभी को कनेक्ट किया हुआ था। तो सभी को डायरेक्शन दिए हैं कि किसी प्रकार की अगर इलीगल माइनिंग कहीं पे हो रही है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने गुरुवार को शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। वह अहमदाबाद से हेलीकॉप्टर द्वारा त्रिपुरा सुंदरी हेलीपैड पहुंचे, जहां पंडित निकुंज मोहन के मार्गदर्शन में विधि विधान से पूजा करवाई। भाजपा कुलाबा विधानसभा मुंबई के महामंत्री गजानन मेहता ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने चुनाव से पूर्व मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन का संकल्प लिया था, जिस पर उन्होंने मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उपखंड अधिकारी रजनी मालीवाड़ भी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मौजूद रही। पूजा समाप्त होने के बाद वह हेलीकॉप्टर से वापस अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए।
इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि त्रिपुरा सुंदरी मां के दर्शन से आत्मिक शांति मिली और महाराष्ट्र के साथ साथ देश में खुशहाली बनी रहे, इसके लिए मां त्रिपुरा सुंदरी की प्रार्थना की गई। आज हम सबका श्रद्धा स्थान जो है त्रिपुरा सुंदरी देवी माता का दर्शन लेने के लिए मैं यहाँ पधारा और यहाँ पे दर्शन प्राप्त करके बहुत ही आनंद और बहुत ही समाधान महसूस कर रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद इस सब के ऊपर बना रहे। इस देश के सभी वासियों को एक अच्छी सेहत और इस देश की उन्नति की प्रार्थना मैंने की है और इसी तरह आपकी और हमारी श्रद्धा ऐसी ही बने रहे और माता रानी का आशीर्वाद आशीष हम सब पर बना रहे, ऐसे मनोकामना व्यक्त करता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पारित नए वक्फ संशोधन कानून के बाद डूंगरपुर के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर आभार जताया। इस कानून के तहत अब अनुसूचित 5वीं और 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा नहीं कर पाएगा। जमीन का अधिकार अब कलेक्टर, राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास रहेगा। नेताओं ने डूंगरपुर में वक्फ के कब्जे वाली आदिवासी जमीनों को मुक्त कराने के प्रावधान का स्वागत किया है। साथ ही भारत आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार रोत पर आरोप लगाया कि वे आदिवासियों के हितों के बजाय वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस बिल का विरोध किया। लोकसभा में ध्वनिमत से पारित नए वक्फ संशोधन कानून के बाद डूंगरपुर के भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। विधायक प्रत्याशी बंसीलाल कटारा, जिला सभापति अमृत कलासुआ, दोवड़ा ब्लॉक अध्यक्ष भंवर कटारा और नगर अध्यक्ष नयन सुथार ने कहा कि यह कानून आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित करेगा। जिला सभापति अमृत कलासुआ ने बताया कि 2013 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ कानून बनाकर आदिवासियों की जमीन पर वक्फ के कब्जे का रास्ता खोल दिया था, जिसके चलते डूंगरपुर में कई आदिवासियों की जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम हो गई। अब नए संशोधन से आदिवासी अपनी जमीन के लिए कलेक्टर से लेकर राष्ट्रपति तक अपील कर सकेंगे। उन्होंने शहर के पुराने बस स्टैंड पर वक्फ की संपत्ति की जांच की मांग भी की है। विधायक प्रत्याशी बंसीलाल कटारा ने कहा कि 1965 से ही आदिवासियों के नाम वाली जमीनों पर वक्फ ने अवैध कब्जा कर लिया था। नए कानून से अब इन जमीनों का हक आदिवासियों को वापस मिलेगा। उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वे आदिवासी हितों की बजाय वोट की राजनीति कर रहे हैं। डूंगरपुर में भी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं, आप चाहे सड़क पे, आप चाहे पहाड़ी पे जाके अपनी प्रॉपर्टी दर्शाते हैं, ना कोई आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, ना आपके पास में कोई पत्राचार है। कल ही इनके ओवैसी जी बोले कि ऐसे मुसलमान हैं जिन मुस्लिमों के पास में कागज नहीं है, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। भाई, भारत के अंदर भारत के संविधान से देश चलता है। अगर आपके पास कागज नहीं है तो आप इसकी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कैसे कर सकते हैं? आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यह संदेश केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद के रूप में आज हम एकत्रित आए हैं और यही विषय था। और सांस्कृतिक जो धरोहर है जनजातीय क्षेत्र में, हमारी जो परंपराएं हैं, उसको भी सुरक्षित करने का काम केंद्र सरकार के इस संशोधित बिल ने किया है, क्योंकि हमारे लोग सीधे हैं, सरल हैं और बहकावे में आते हैं। ऐसे ही हमारे कानूनी अधिकारों की सुरक्षा भी सरकार ने की है। आपके माध्यम से यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों को हम बधाई देते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति और हमारे राज्यपाल, हमारे जो संरक्षण है आदिवासियों के, इनके अधिकारों की सुरक्षा की है। सही मायनों में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का स्लोगन का स्वीकार किया है। आप सभी इस समय सात संपत्तियों के बारे में जिक्र किया, क्या संपत्ति अभी बता रहे, क्या कार्रवाई 1965 का एक अमेंडमेंट है, एक नोटिफिकेशन है, उसमें आदिवासी क्षेत्र के अंदर असंख्य भूमि के खसरों की जानकारी है। क्योंकि ये समझिए, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का विषय है और यह विचाराधीन विषय है, इसलिए पत्रकार रिपोर्ट में ये बात बताना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप लीगली तरह से पता करेंगे तो आदिवासी क्षेत्रों के असंख्य जमीनें जहाँ पे मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड के बोर्ड लगे हुए हैं, वक्फ संपत्ति लिखा हुआ है, वहाँ वो नमाज पढ़ रहे हैं। और ऐसे असंख्य ऐसे आपको मस्जिदें मिल जाएंगी जहाँ पर इनके कागज आज आप उठा के देखिए। हम तो सरकार को यहाँ कहना चाहेंगे, जिला प्रशासन को भी, कि जितने भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसकी जांच कर लीजिए। अपने आप पता चल जाएगा कि केंद्र ने जो अमेंडमेंट बिल पेश किया है उसके अनुसार आप जांच कराइए। कलेक्टर साहब को हमें अधिकृत किया है, तो जो प्रॉपर्टियाँ हैं उसमें ध्यान पड़ेगी।
विशेष तरह से जो हमारे यहाँ के सांसद हैं भारत आदिवासी पार्टी के, कल उन्होंने संसद में अपनी यहाँ की जनजाति प्रतिनिधियों के तौर पे जब यहाँ रहनुमा बनते हैं आदिवासी क्षेत्र के और वो कहते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं और वो वक्फ बोर्ड बिल का कल जो अमेंडमेंट बिल आया उसका वह रिजेक्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा हम उसके विरोध में हैं। मैं ऐसे नेताओं को समाज के नाम पे जो ठेकेदारी कर रहे हैं उनसे ये आगाह करना चाहूँगा कि आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आप आदिवासियों के रहनुमा बनते हैं, आप आदिवासियों की एक बड़ी पार्टी बताते हैं, तब आदिवासियों की जल जंगल जमीन की केंद्र सरकार ने जिस बिल में प्रोटेक्शन दिया है आप उसका विरोध कर रहे हैं। इससे ये साफ दर्शाता है कि आप वोटों की छोटे से एक समूह के वोटों के चक्कर में आप अपने दोस्तों के सलाहों पर संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध जाकर यहाँ की जनजातीय क्षेत्र शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के विरुद्ध जाकर आदिवासियों की विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी जनता आने वाले समय में इनका जो ओरिजिनल जो दोहरा चरित्र है वो दिखाएगी। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं क्षेत्र के आदिवासी भाइयों और आम सभी जनों से ये खुशी जाहिर करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि पहले वक्फ बोर्ड में अगर जमीन अधिग्रहण की है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकता था। इस संशोधन बिल में गैर मुसलमान भी व्यक्ति इस कमेटी में रह पाएगा और अपनी जो बात है वो रख पाएगा और अपनी जो पक्ष है वो रख पाएगा। यही अमेंडमेंट किया है। ये अमेंडमेंट और दूसरा है कि हमारी सरकारी संपत्तियों का जो संरक्षण है वो हमारी जो लीगली एडवाइजरी है उसके अनुरूप होना चाहिए, संविधान के अनुरूप होना चाहिए। पहले वक्फ बोर्ड किसी की बात नहीं सुनता था, वही मालिक था, वही फैसला सुना था और वही अंतिम सरकार था। अभी इस संशोधन बिल में माननीय जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया है कि किसी भी जमीन पर अगर इसने हक जताया है तो उससे संबंधित जो निर्णय है वो गैर मुस्लिम और मुस्लिम के सहयोग के साथ मिलकर इसका निर्णय किया जाएगा। पहले वक्फ बोर्ड के अधिनियम के बिल में महिलाओं का प्रवेश नहीं था। अभी केंद्र सरकार ने मुसलमान महिलाओं को भी और गैर व्यक्तियों को भी यह अमेंडमेंट किया है। ये स्वागत योग्य कदम है। आप एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार वक्फ बोर्ड 1955 के अनुसार आपको ये अधिकार दिया था कि आपके पास में जो जमीनें हैं, आपके साथ जो धार्मिक स्थल है उसका आप संरक्षण करें, लेकिन आपने उसका दुरुपयोग किया और उसका पूरा श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता है जो 2014 में संशोधन देकर उनको पूरा पावर दिया कि आप जहां अंगुली रखेंगे वो जमीन आपकी होगी। मैं साथियों इसके साथ में और सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास की इस स्लोगन पर हमें बहुत खुशी हुई और भारतीय जनता पार्टी और जनजातीय क्षेत्र में निवासरत होने के नाते हम केंद्र सरकार का स्वागत करते हैं कि माननीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जो कहा और अभी भाई साहब ने बताया कि जनजाति शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में ऐसी किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर पाएगा। और साथ ही देश के गृह मंत्री जी अमित शाह ने ये बोला कि अगर वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी तरह से किसी ज़मीन पर जनजातीय क्षेत्र में अगर वो प्रॉपर्टी क्रिएट करता है तो वो उच्च न्यायालय पे जा सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा स्थानीय रेवेन्यू बोर्ड में जाके अपील कर पाएगा। यह सारे अधिकार जनजातीय क्षेत्र के शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में राष्ट्रपति के अधीन है। अभी बताया कि यहाँ हमारे सांसद और विधायक के ऊपर भी जो राज्यपाल है और राष्ट्रपति है वो हमारे अधिकारों को संरक्षण करती है। तो माननीय किरण जी रिजिजू और देश के गृह मंत्री अमित जी शाह और नरेंद्र भाई मोदी ने जनजातीय क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र 5 और 6 में जिस तरह के प्रावधान करके हमारी ज़मीन को संरक्षित किया है, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के वोटों की तुष्टिकरण की जो राजनीति हुई 2014 में 2013 में जो अमेंडमेंट करके जो बिल लाए कि वक्फ बोर्ड जहाँ भी अंगुली रखेगा, जहाँ भी बोर्ड लगाएगा वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो गई। यहाँ हमारा आदिवासी क्षेत्र में हमारा भाई जमीन नहीं खरीद पा रहा है और हमारी ज़मीनों पे 1965 का जो नोटिफिकेशन है उसमें असंख्य खसरे ऐसे हैं जिसमें वक्फ बोर्ड ने अपना हक और मालकियत इसमें दिखा रखी है। तो हम ऐसे क्षेत्र में ऐसे अनाधिकृत रूप से जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें संविधान के दायरे में रहते हुए हम हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो हमें प्रदत्त अधिकार हैं शेड्यूल 5 और 6 में हमें प्रोटेक्शन दिया है, हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और हमारे किरण जी रिजिजू उनके सारे वक्तव्यों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वक्फ से संबंधित कोई गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। जब शेड्यूल 5 यहाँ पे लागू है, हम कोई भी जनरल कास्ट का आदमी जमीन को खरीद नहीं सकता जब तक उसका परिवर्तन नहीं किया जाए। वो चल संपत्ति अचल संपत्ति में नहीं परिवर्तित हो तब तक नहीं किया जा सकता। लेकिन ये उस कानून से भी ऊपर है।
तो हम सब इसका विरोध करते हैं और अगर इस प्रकार की कई गतिविधियां है तो स्टॉप की जाए और है अधिग्रहण तो उसको वापस सौंपी जाए। की ओर से हमारे बंसीलाल जी कटारा प्रत्याशी विधानसभा डूंगरपुर, हमारे मंडल अध्यक्ष है छिवाड़ा मंडल देवल मंडल के नगर मंडल के नयन जी सुतार है। महत्वपूर्ण विषय पिछले कई दिनों से चल रहा है और उसका कल पटाख फेंक्स भी हुआ। लोकसभा में वो बिल पारित करने हेतु रखा गया है। इस बिल के बारे में विपक्ष के लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ फैला रखी है। हमें भी पार्टी की ओर से निर्देश मिले हैं क्योंकि हम जनजाति क्षेत्र में रहते हैं और इस विषय को लेकर के हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। इसके माध्यम से ये बताना है कि इस क्षेत्र में भी वक्फ बोर्ड नाम की संस्था जो केवल ज़मीनें हड़पने का कार्य करती है वो भी सक्रिय है। डीएम साहब से भी जस्ट थोड़ी समय पहले बात हुई। ऐसी 5-7 संपत्तियां हैं जिसका वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूची 5 और 6 ट्राइब एरिया में किसी भी प्रकार की ज़मीन का किसी को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। आदिवासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शेड्यूल 5 पावर में है और उसके अंदर इतनी मजबूती से है कि यहाँ के विधायक और एमपी और जिला कलेक्टर को भी पावर उससे कम कर रखे, क्योंकि शेड्यूल 5 के अंदर यह है कि किसी भी स्थिति में आदिवासियों की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक हानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड ऐसी चीज़ है जो उंगली रख देता है वो उसकी हो जाती है। एक सर्वे के अनुसार आज बताया गया है कि कितनी संपत्ति, यानी हम आकलन करें कि कोई चीज़ कितना, तो मॉरिशस जैसे 2 देश बच जाए, मालदीव जैसे 5 देश बच जाए, सिंगापुर जैसे 5 देश बच जाए, इतने बड़ी संपत्ति का मालिक। और वक्फ बोर्ड का अर्थ क्या? पवित्र कार्य हेतु दान करें। तो पवित्र कार्य तो व्यक्तिगत बात है, आप व्यक्तिगत दान कीजिए जो भी करना है। सरकारी संपत्तियों को हड़पने का कहाँ से आपको लाइसेंस मिल गया? और पवित्र कार्य कितने होते हैं आप देखते हैं अक्सर, अभी वो जयपुर ब्लास्ट वाले भी मिले तो वो वहीं से पवित्र कार्य होते हैं। इन सबको किस प्रकार से किया जाए? और हमारा विपक्ष जो केवल उनको खुश करने में लगा हुआ है। 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ है इसके तहत लुटियंस के अंदर 125 संपत्तियां आपने उनको दान दे दी। रेलवे की संपत्तियां जो है वो वक्फ बोर्ड में बोलती है। हिमाचल के अंदर वो जो सरकारी संपत्ति थी वो वक्फ बोर्ड को दे दिया और जहाँ मस्जिदों का निर्माण होता जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्र जहाँ शेड्यूल 5 और 6 पावर में है, अगर इस प्रकार की कोई संपत्तियां हमारे इस क्षेत्र में ली गई है तत्काल उसको मुक्त किया जाए और वो संपत्तियां शेड्यूल 5 के तहत हमारे अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बंधुओं को दी जाए। और भविष्य में इस प्रकार की अगर कोई कार्रवाई होती है तो उस पर पूर्णतया रोक लगाई जाए। अनुसूचित जनजाति वर्ग की मेधावी बेटियों के लिए चलाई जा रही कालीबाई भील स्कूटी योजना 2 सरकारों के बीच उलझकर रह गई है। वर्ष 2022-23 की चयनित 1168 छात्राओं में से 1000 को आज तक स्कूटी नहीं मिल पाई है। पूर्व कांग्रेस सरकार के समय वितरणकर्ता और राज्य सरकार के बीच अनुबंध की कमियों के कारण 2 साल से स्कूटी वितरण अटका हुआ है। वहीं वर्तमान भाजपा सरकार भी अब तक पुरानी चयनित छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराने में विफल रही है। इससे तंग आकर छात्राओं को बार बार कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नेतृत्व में छात्राओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत वर्ष 2022-23 की चयनित 1000 वंचित छात्राओं ने आज कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर अपना विरोध जताया। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के संयोजन में आयोजित इस प्रदर्शन में छात्राओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और स्कूटी वितरण में हो रही देरी के खिलाफ आवाज उठाई। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने के बाद नियमानुसार आवेदन किया था। आवेदन समीक्षा के बाद 1168 छात्राओं का चयन हुआ,
जिसमें से केवल 168 को ही स्कूटी मिल पाई। शेष 1000 छात्राओं को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता और सरकारी प्रक्रियाओं में देरी के कारण अब तक स्कूटी नहीं मिली है। छात्राओं ने कहा कि नई भाजपा सरकार बनने के बावजूद पुरानी चयनित सूची की छात्राओं को स्कूटी नहीं दी जा रही है, जिसके कारण उन्हें बार बार प्रशासन के सामने आना पड़ रहा है। हम हमारे 2022-23 की स्कूटी है जो बकाया है उसके लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें धरना प्रदर्शन करते बहुत टाइम हो चुका है, अभी तक हमारी स्कूटियाँ वितरण नहीं हुई है। हमारी सरकार से यही उम्मीद है, हम ये उम्मीद लेके आ जाए कि हमारी स्कूटियाँ जल्दी से जल्दी वितरण करवाए और जो हमें जो पुरानी भंगारपुर स्कूटियाँ वो नहीं चाहिए, हमें नई स्कूटियाँ चाहिए। अगर जल्दी नहीं मिलती है तो आगे क्या आंदोलन करेंगे? हमारा आंदोलन चालू ही रहेगा, जब तक हमें स्कूटियाँ वितरण नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन चालू ही रहेगा। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा पंचायत समिति अंतर्गत माड़ा गांव में सार्वजनिक जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने आज कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि मंदिर, पार्क और अन्य सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जे और पक्के निर्माण को हटाया जाए। माड़ा गांव के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच और अन्य जनप्रतिनिधियों ने आज एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के खसरा नंबर 3039 में राधा कृष्ण मंदिर, माताजी मंदिर और महादेव मंदिर स्थित है। इसके अलावा इसी जमीन पर एक पार्क, पुराना प्राथमिक विद्यालय और सामुदायिक भवन भी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के प्रभु पुत्र पाटजी लबाना ने इस सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और पक्का निर्माण कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि 1992 में ग्राम सचिव के साथ मिलकर पाटजी लबाना ने एक फर्जी पट्टा बनवाया था, जिसमें कोई संख्या, मिसल संख्या या खसरा नंबर नहीं था। इस फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने धीरे धीरे जमीन पर अतिक्रमण बढ़ाया और अवैध कब्जा जमा लिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत इस अतिक्रमण को हटाकर सार्वजनिक जमीन को मुक्त कराया जाए। पंचायत में लबाना समाज का राधा कृष्ण मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर के परिसर में मंदिर की बहुत सारी ज़मीन थी, वहाँ उस पर 2-3 आदमियों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने अतिक्रमण कर दिया और उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने जिला कलेक्टर महोदय को भी मिले, सीओ साहब से भी मिले, वीडियो साहब से भी बात की हमने और इसको तत्काल प्रभाव से इसको हटा करके और हमारी मंदिर परिसर में ये जमीन वापस सुपुर्द कराई जाए। इस बात को लेकर हम सारे गांव के वासी यहाँ आए थे। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के कड़ुआ आमरी गांव में मछली पकड़ने गए गटूलाल के हाथ में टोटा ब्लास्ट हो गया, जिससे उसके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना के बाद उसे पहले एमजी अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में उदयपुर रेफर कर दिया गया। गुरुवार को कड़ुआ आमरी गांव निवासी गटूलाल पुत्र बक्सू मछली पकड़ने के लिए टोटे का इस्तेमाल कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसके हाथ में ही टोटा फट गया, जिससे उसके दोनों हाथ के चिथड़े उड़ गए और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और गटूलाल को एमजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए उदयपुर के उच्च चिकित्सालय केंद्र पर रेफर कर दिया। का मामला ये? इसका नाम गटूलाल पिता बक्सू है, निवासी कड़वा अमरी, तहसील घाटोल। ये अपने साथ में टोटा लेके मछली मारने सियारी नदी पे गया था। वहाँ पर उसके हाथ में टोटा छूट गया और उसको छाती में 2 हाथ टूट गए, उसको ज़्यादा लग गई और यहाँ लेके हॉस्पिटल आ गए 108 से। जी, ये क्या मछली मारने का ही काम करता है या और भी कोई काम करता है? ये नहीं, खेती का काम करता है, लेकिन वो कभी कभार ये कर लेता है। आज वो क्या पता लेकर के निकल गया टोटा और तो उसके हाथ में छूट गया। ये टोटा कहाँ से लाया था, कुछ पता है क्या? ये पता नहीं है जी। आपका नाम? प्रभुलाल मसार। क्या लगता है ये आपका? ये चचेरा भाई है। चचेरा भाई। क्या नाम बताया इसका पूरा? गटूलाल पिता बक्सू, निवासी कड़वा अमरी। थाना कौन सा लगता है? थाना घाटोल। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों ने 1 किलो 15 ग्राम अफीम को अपनी बनियान में छिपा कर ले जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तस्करों से पूछताछ शुरू कर दी है। सागवाड़ा थानाधिकारी मदन लाल खटीक ने बताया कि बुधवार को सरोदा रोड के कोपड़ा मोड़ पर पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। इस दौरान एक बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की। पुलिस ने उनका पीछा कर मोटरसाइकिल रोक ली और पूछताछ की। मोटरसाइकिल चालक प्रतापगढ़ निवासी हीरालाल पुत्र धनगा बरोड़ और पीछे बैठा दिनेश पुत्र गौतम बरगोट था। पुलिस ने दोनों की तलाशी ली तो हीरालाल की बनियान के अंदर एक काली थैली छिपी हुई मिली। थैली में 1 किलो 15 ग्राम अफीम थी। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर थाने ले आई, जहां अफीम का वजन किया गया।
इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती मोनिका सेन मैम द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम हेतु अभियान चला रखा है, जिसकी पालना में थाना शाहगवाड़ा द्वारा एक टीम गठन किया गया। उस टीम द्वारा कोपड़ा मोड़ शाहगवाड़ा पहुंच नाकाबंदी शुरू की गई। दौरान नाकाबंदी सरोदा की तरफ से एक पल्सर पावर बाइक बिना नंबरी जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे आ रहे थे, जो कि पुलिस जाब्ता को देखकर पुनः मुड़कर भागने लगे, जिस पर टीम द्वारा पीछा कर उन्हें रोक डिटेन कर नाम पता पूछा तो एक ने हीरालाल और दूसरे ने दिनेश मीणा निवासी देवला थाना पारसोला जिला प्रतापगढ़ होना बताया। जिनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से अफीम की एक थैली मिली, जिस बाबत वैध लाइसेंस है तो पूछा गया तो हर दोनों ने किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं होना बताया, जो कि एनडीपीएस की अपराध की श्रेणी में आने से हर दोनों को गिरफ्तार किया गया। अफीम का तोल किया गया तो लगभग 1 किलो अवैध अफीम पाई गई, अफीम जब्त की गई तथा घटना में प्रयुक्त पावर बाइक जब्त की गई। हर दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। हर दोनों द्वारा अफीम कहां से खरीदी गई और कहां सप्लाई करनी, इस बाबत अनुसंधान जारी है। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।